सितंबर 2021 की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद अब 2022 नवंबर में जाकर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल ने कोई 2 ओडीआई मैचेस लगातार जीते हो। जी हाँ, और ये पहली बार देखने को मिला है पिछले एक साल में, सवा एक साल में अगर हम बात करें। सितंबर में आखिरी बार ये हुआ था, उसके बाद अब सीधा इस वक्त 2 लगातार ओडीआई मैचेस नेपाल जीतने में कामयाब रहा और नेपाल ने सीरीज को भी कहीं ना कहीं जीत लिया है, वो भी 1-0 से पीछे रहते हुए। जो 2019 में कहीं ना कहीं कमबैक की हम बात कर रहे थे, वो नेपाल ने यहाँ पर इस मैच में करके जरूर दिखाया है। और किस तरह से ये चीजें हुई हैं आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं परफॉर्मेंस से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी और चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर टीम के साथ जुड़ी हुई है। उसके बारे में आपको आगे जरूर बताएंगे। क्या इस जीत से सब कुछ ठीक हो गया, क्या सारी चीज़ें बेहतर हो गई टीम में या फिर नहीं, क्या नामीबियन दौरे में इस तरह का हमें परफॉर्मेंस देखने को रिपीट देखने को मिल सकता है, क्या कंसर्न रहे हैं इस सीरीज जीत में भी, ये सारी बातें आगे जरूर होंगी। लेकिन आज के मैच की सबसे पहले अगर हम बात करें यार, सबसे पहले यूएई ने टॉस जीता, माफ कीजिएगा नेपाल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। यूएई को कहा कि आप बैटिंग यहाँ पर आकर करें और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम जो दोनों मैचेस में नेपाल के बॉलर्स को हुई है कि अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाने में वो नाकामयाब रहे थे और एक जबरदस्त स्टार्ट हमेशा दोनों ही मैचेस में वसीम और विद्यावरण के जरिए यूएई को मिला था, वो इस मैच में पूरी तरह से मिल नहीं पाया और लगभग 10 ओवर में ही पूरी की पूरी यूएई की टीम बैकफुट पे थी। बिल्कुल, और जैसे शुरुआत हुई यूएई की, बहुत ही लगा था कि शायद चलिए सेम हमें शुरुआत देखने को मिल सकती है, पर यूएई के बैट्समैन ने ज़रूर अपसेट किया है। यहाँ पर जिस कैलिबर के वो बैट्समैन है वो आज यहाँ बिल्कुल फेलियर नजर आया। वहीं नेपाल की तरफ जो दूसरी तरफ देखेंगे अब, तो जिस तरीके से बॉलिंग रही है नेपाल की, आज जो मोमेंटम मिला, शुरू में 2 विकेट 3 विकेट एकदम 4-5-6 ओवर के अंदर निकाल लिए नेपाल ने, वसीम का, वृत्ति अरविंद का, रिजवान का। वाकई वो शानदार स्विंग बॉलिंग देखने को हमें मिली। शुरुआत के दौर की बात करें, तीनों विकेट एच आए हैं और एक तो बोल्डी हुए, जबरदस्त बॉल थी वृत्ति अरविंद की जो डाली गई, सोमपाल कामी ने डाली, लाजवाब बॉल थी। उसके बाद दोनों ने, वसीम ने, और वसीम की बॉल बहुत बेहतर थी, उठ रही थी ऊपर की तरफ, एज लगा और आसिफ ने उनका कैच पकड़ लिया। रिजवान का बहुत खराब शॉट, बहुत ही खराब शॉट, पता नहीं कौन से शॉट सिलेक्शन से वो चल रहे हैं। इस एक चौका उन्होंने मारा, सोचा कि शायद फिर से मारूंगा तो फिर से चला जाएगा, भूल गए कि अर्ली स्टेज है, अर्ली फेस है, हर बॉल सेम नहीं होती, घूमती भी है, अंदर भी आती है, बाहर भी निकलती है। ये आपके दिमाग में नहीं है, आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, अजीब लगता है। 40 पे 3 यहाँ नेपाल ने निकाल लिए, इसका फायदा उठाया कि एक तो बेहतरीन बॉलिंग का, ऊपर से जब एक बैट्समैन ऐसे मिल जाए जो अपना विकेट फ्री में देना चाहते हैं, तो नेपाल ने क्यों कोई भी टीम इसका फायदा ही उठाएगी और नेपाल ने भी उसका भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल है। यूएई के लिए अगर मैं बात करूं, रिजवान के लिए तो पूरी तरह से फेलियर गए हैं सीरीज में भी। वो T20 आई में भी हमने देखा कि उनके बल्ले से ओकेजनली सिर्फ रन निकल रहे थे और यहाँ पर भी तीनों ही मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। और अगर मैं गलत नहीं तो शायद 22 और 2 26 और लगभग 30 रन के आसपास उन्होंने इस टूर्नामेंट में किया है। 3 मैचेस में 30 रन और आप 1 डाउन के बैट्समैन हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज्यादा हॉरिबल पर्फॉर्मेंस, और ऊपर से आप कैप्टन भी हैं जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी यहाँ पर चीज एक और है, आपको अब अगर मिड फेस की हम बात करें तो मिड फेस में स्पिनर्स ने जबरदस्त उस चीज को ग्रैब किया जो पेसर्स ने यहाँ पर उनके लिए परोस कर दिया था और स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया। मोमेंटम ज्यादा होते होते 93 रन पे 9 विकेट यूएई के गिर गए। अब यहाँ पर क्या है, अब कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई वगैरह वगैरह, लेकिन एक सबसे बड़ी कंसर्न जो रही है वो तो सेकंड मैच में कराई थी, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो दोनों मैचों में यूएई के लिए रहा था, प्रॉफिट रहा था कि उन्हें स्टार्ट बहुत स्ट्रांग मिल गया था। बिल्कुल 10-12 ओवर में ही 65-70 हो गए थे और जिसके बाद पूरी टीम ने मिलकर 100-125 भी लगा दिए तो अच्छा खासा टोटल हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो मैं पूरा क्रेडिट यहाँ पर गुलशन और सोमपाल कामी को देना चाहूंगा, जिन्होंने उन यूएई के सबसे टॉप बैट्समैन को पहले ही कहीं ना कहीं 3-4 ओवर में ही गेम ओवर रफा दफा उन्हें कर दिया, जिसका पूरा फायदा फिर बाद में आकर मिड फेस में स्पिन डिपार्टमेंट्स ने निकाला। नहीं बिल्कुल, और बेहद ही शानदार बॉलिंग रही है, कुछ बॉल नीचे भी गई। रोहन मुस्तफा का जो पॉइंट पे ऊपर लगाया था फील्डर दीपेंद्र ने, वो बहुत अच्छा था, काफी अच्छी फील्डिंग सेटिंग थी वो कि उन्होंने पॉइंट को ऊपर किया, रोहन ने शॉट खेला और सीधा कुशल भुर्तेल के हाथों कैच गई। अमूमन वहां पर फील्डिंग इतनी देखी नहीं जाती है, इतने पास में, क्लोज में, पॉइंट में अमूमन दूर ही लगते हैं, सर्कल के तरफ ही लगते हैं, लेकिन अच्छा प्लान था वो वहां पर, तो उनको फंसाया गया। तो 75 रन बने इस मिड फेस में और 6 विकेट भी यहाँ यूएई ने इस फेस में गंवाए, जहाँ कुशल भुर्तेल ने भी विकेट निकाले, आपके राजवंशी ने भी विकेट लिए हैं। तो पूरी टीम यहाँ पर बिखरती हुई
नजर आई यूएई की, अगर हम बात करें। और कुछ बॉलें नीचे भी रही, जैसे कुशल बुटेल ने जो आउट किया अलीशेन को, वो बॉल नीचे रही, वहाँ एक पार्टनरशिप चल रही थी, उम्मीद कर रहे थे कि चलिए अलीशेन एक फिर से स्कोर खड़ा करेंगे, स्कोर कर भी रहे थे, लेकिन अचानक से थोड़ी हल्की टर्न भी हुई, लेग स्टंप पे डाली गई बॉल थी और वो थोड़ा सा हल्का नीचे भी रहा, बॉल उठी। बिल्कुल 93 रन पे 9, यानी कहीं ना कहीं लग रहा था कि 2-3 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम पैकअप हो जाती, लेकिन वहां पर अयान खान और हजरत बिलाल, जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर एसोसिएट्स की तरफ से 10th विकेट के लिए ओडीआई में सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप बोर्ड पर लगा दी। जी हाँ, ये रिकॉर्ड था कि 84 और 83 रन का जो पार्टनरशिप के बीच में हुई थी, एसोसिएट सबसे हाईएस्ट है 10 विकेट क्लियर। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे 10 विकेट की ओडीआई में, तो चौथे नंबर पर ये पार्टनरशिप रही है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग इनिंग रही है। एंड की इनिंग को आप देख रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने पहले मैच में इंप्रेस किया था, 26 मारे थे, ये रन स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखते हैं और रन भी कहीं ना कहीं करते हैं, और यहाँ तो आज उनकी ओडीआई में पहली 50 भी आ गई। और हजरत की इनिंग भी नहीं भूलनी होगी, 50 की तरह से पूरा लाइमलाइट अयान पे चला जाए, उसके बदले एक जना एक तरफ इधर भी जरा घुमा के देखिए कि बिलाल ने भी 50 बॉलें खेली है, भले रन 20 बनाया। बिल्कुल, बहुत शानदार इनिंग रही है इनकी, क्या नाम है, ऑल आउट भी नहीं हुई, बिल्कुल 54 बॉलें भी इन्होंने खेली है, अच्छी इनिंग है। और एक चीज और है, अयान खान जो है वो ऑलराउंड बैटिंग ऑलराउंड बहुत जल्दी हमें बनते हुए देख सकते हैं, अगर इस तरीके का स्कोर देख सकते हैं। जी हाँ, आजकल तो एक इनिंग खेल के ऑलराउंडर घोषित कर दिया जाता है, तेज तेज सब कुछ चल रहा है, लेकिन डेली क्रिकेट ये नहीं मानता, आप इनिंग खेलिए खेलिए खेलिए, तब जाकर कहीं देखा जाएगा कभी आप बनते हैं या नहीं। लेकिन आपके अंदर है वो काबिलियत जरूर है आपके अंदर कि आप बन सकते हैं। आप 25-30 कब मुश्किल में है टीम, कब किस रन रेट से खेलना है, किस तरीके से खेलना है, वो आपको आता है। यहाँ वो दिख गया है साफ, प्लेयर इतना तो हमें दिख गया है। अब आगे जाके अच्छे प्लेयर जरूर बने। बहुत अच्छी इनिंग थी अयान खान की, जितनी तारीफ की जाए कम है। टीम को मुश्किल से निकालने के लिए अगर आपने एक रन भी बनाया होगा वो काफी है। आपके शतक से जो जया चला गया, ऐसे ही चला गया, टीम हार गई, लेकिन आपने शतक मारा था भैया, किसी काम का नहीं आया। एक रन आया हो तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक उनको लगा कि यार मैंने टीम को उठाकर बहुत अच्छे फेस में लगा दिया, हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन आपको हजम ही करना होगा कि आपने कितनी भी बड़ी इनिंग खेली हो, अगर आपकी टीम हार गई है, उस इनिंग को क्रॉस नहीं कर पाई है, यकीन मानिए 2 दिन वो इनिंग याद रहेगी लोगों, चौथे दिन वो सिर्फ उस इनिंग को याद करेंगे जिन्होंने दूसरी टीम से 50 मारे थे, लेकिन वो टीम जीत गई। जैसे कल डेविड मलान की इनिंग में हुआ होगा इंग्लैंड की तरफ से, वो आपने देखा होगा। खैर, तो यही हार्श रियलिटी है, एक्सेप्ट करिए ना करिए, आगे जाकर होना वही है। खैर, उसके बाद अगर बात करें अब यहाँ बॉलर्स की हैं, तो बॉलिंग की अगर बात करें तो स्पिनर्स ने काफी अच्छी तरह से बॉलिंग कराई। दीपेंद्र सिंह, ललित राजवंशी, कुशल बुटेल ने भी विकेट्स निकाले हैं। स्पिनर्स का अच्छा खासा यहाँ पर रहा है। पेसर्स ने शुरू में अच्छी बॉलिंग कराई सेकंड फेज में, लेकिन यार ओवरऑल अगर मैं देखूं, इस पूरी सीरीज में देखूं, तो जो मेन बॉलर्स हैं, जो मेन पेस अटैक है नेपाल का, जो मेन स्पेस बॉलर्स है, उनको उस तरीके से विकेट नहीं मिले, उतने ज्यादा विकेट नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, खास करके नाविया वाली अदर सीरीज से पहले। क्योंकि पार्ट टाइमर्स आपके लिए विकेट यहाँ जरूर ले रहे हो, लेकिन पार्ट टाइमर्स कोई सोल्यूशन नहीं है, पार्ट टाइमर्स लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट को देख? बिल्कुल नहीं, कोई फर्स्ट फेज में अच्छा है तो सेकंड फेज में एकदम डल हो जा रहा है। नहीं, जरूर यहाँ पर थोड़ा सा जरूर करने की जरूरत है कि ओवर कंप्लीट नहीं हुए। 50 ओवर यूएई की टीम खेल गई, जी हाँ, लेकिन आपके पेसर्स के ओवर बचे रह गए। कितनी बड़ी एक चीज है, फिर गलती है। रोहित, आपने एक और फिर खराब कप्तानी की है। अब ये इस चीज को कैसे आप डिफाइन करेंगे? अब मान के चलिए आपने स्टार्क हेजलवुड को खिला दिया, सामने वाली टीम 50 ओवर खेल गई, सब लोगों को लगेगा कि अच्छा शायद चोटिल हो गए होंगे, इसलिए नहीं कराया। नहीं जनाब, चोटिल तो नहीं हुए, वो तो खड़े गए हैं, हट्टे कट्टे खड़े हैं ग्राउंड में, और 50 ओवर भी हो गए टीम के, और उनके 10-10 ओवर नहीं हुए, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, और लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे उस चीज को। एग्जैक्टली यहाँ ये है, क्यों आप गुलशन जहाँ आपके पेसर जोड़ीदार के रूप में खेल रहे थे, करण केसी नहीं थे, ना ही कोई तीसरा पेसर भी कोई नहीं था। आज सोमपाल कामी और गुलशन जहाँ 2 पेसर हैं और दोनों के 10 ओवर नहीं हुए। इस छोटी से छोटी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको मालूम है, एक बॉल का क्रिकेट होता है, एक बॉल में विकेट गिर गया हार गए, एक में छक्का पड़ गया तो जीत गए। और इस खामियाजे का एहसास आपको आने वाले टूर में जो आने वाली टीम्स है वो बहुत अच्छे से करा पाएंगी। इसीलिए वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की इसमें अलग बात हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल मत करिए, छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। आप 4 ओवर गुलशन और सोमपाल के बच गए थे और आपने पार्ट टाइमर से लगातार खड़े चल गए। लेकिन मानिए ये ओकेजनली अच्छा है, ये सोल्यूशन नहीं है गेम्स का, क्योंकि ऐसी पिटाई किसी दिन इन पार्ट टाइमर्स की होगी किसी डे पर कि शायद वो खुद भी ना करा, भाई मुझे बॉलिंग मत दो, मेरे उनका मोरल इस तरह का डाउन हो जाएगा कोई ऐसी टीम सामने आई। तो इसीलिए ये सोल्यूशन नहीं है। आपने ओकेजनली करा लिया, आप सीरीज जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी कप्तानी के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग डेली की तरफ से जरूर होगी, भले कोई इस बात को माने या ना माने, ये आपको आने वाले सीरीज में
जरूर इसका एहसास होगा। तो ये गलती आपसे हुई है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग यहाँ पर रही है। अब हम चेस की तरफ चले। यहाँ पर आज हमें उस तरीके का चेस देखने को मिला है जो लगभग हमें जून में देखने को मिला था, मेरे ख्याल से ओमान के खिलाफ था, जब 163 चेस करने थे नेपाल को और 7 विकेट से नेपाल उस मैच को जीता था। शायद यूएसए में वो मैच सीरीज हुई थी, शायद यही तो हुई थी जी हाँ, जून की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। वहां पर एक क्लिनिकल विन आया था 7 विकेट से। वैसे इनिंग वहां पे ऐसा लगा था अब सब ठीक हो गया, अब सब फॉर्म में आ गया, जबरदस्त बैटिंग हो गई, ये हो गई। उसके बाद अब जाकर ये कोई क्लिनिकल विन आया। उसके बाद बीच में सबको लगा बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन बीच में पूरी तरह से फेलियर बैटिंग नजर आई और कई मैच हारे भी हैं, कई मैच में छोटे छोटे स्कोर्स को भी टीम जो है चेस नहीं कर पाई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इनिंग हमने खेल दी, बहुत क्लिनिकल आज मैच रहा, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ फॉर्म में आ गए, सारी चीजें बेहतर हो गई बैटिंग में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर टीम अलग अप्रोच, अलग बॉलिंग अटैक, अलग कैप्टनसी स्किल्स, सब कुछ अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग ग्राउंड से लेकर आती है। तो ये आप सीरीज जीते, इसका क्रेडिट पूरी तरह से यहीं पर आप रखिए, पूरी तरह से यहीं पर रखिए, इसको अलग कर। हाँ, एक चीज और रखिए, कुछ चीजें हैं जो हाँ इससे आप गेन करके ले आ सकते हैं नई वाली सीरीज में, उसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। एंड आप इसके क्या रहा है, क्या 7 विकेट से टीम जीती, 7 विकेट से जीती, 6 विकेट से जीती, तो एक विकेट तो 8 विकेट से जीते, 2 रन आउट हो गए। तो 8 विकेट जीतने में क्या नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। देखिए, ऐसा तो तब कह सकते हैं जब टॉप ऑर्डर आपका रेगुलर परफॉर्म कर रहा हो। जी हाँ, आपने कुशल को हटाया, अर्जुन को वो बीमारी लग गई फिर से। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा ना, अब टॉप ऑर्डर क्या होता, चलिए आपने जैसा कहा कि 7 विकेट 8 विकेट से नहीं जीत रहे, कोई बात नहीं, हम नहीं जीत रहे, हार रहे हैं, चलिए हार रहे हैं, 10 मैच में से हम 3 जीत गए, कोई बात नहीं। अब वहां पर क्या होता, 7 मैच आप हारे हैं, चलिए हारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या टॉप ऑर्डर उस हारे हुए मैच में परफॉर्म करके दिखाता है? जी बिल्कुल, इस तरीके का परफॉर्मर जिस तरीके का आज हमें देखने को मिला, 80 रन, जो इससे पहले सिर्फ जून में देखने को बस 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 यही है ना, 2-3 मर्तबा है। अब 10 में से 7 मर्तबा अगर ऐसा हो कि भाई नहीं भैया टॉप ऑर्डर हमारा परफॉर्म ही नहीं करता, अगर करता 7 बार तो हम कह सकते हैं, तो तारीफ होनी चाहिए बिल्कुल कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा तो भाई मिडिल ऑर्डर कभी ना कभी तो जरूर करेगा और ज्यादातर करेगा। और यार 10 में से 7 बार अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता तो नेपाल इस वक्त इतने नीचे नहीं होता, वर्ल्ड कप लीग में बहुत ऊपर होता। ये तो होता ही नहीं, ये तो खैर मैथमेटिकल कहने हैं आप, कुछ भी कहने, हो ही नहीं सकता था ये तो। खैर क्रिकेट में ऐसा होता ही नहीं, टॉप ऑर्डर ऐसा परफॉर्म कर जाए और मिडिल ऑर्डर में कोई ना करे, और नेपाल की टीम में तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में कोई ना कोई तो कर ही देता है। लेकिन टॉप ऑर्डर ही है ओपनर और वन डाउन जो कभी करते ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम करते ही नहीं है। आज हमें वो देखने को मिला जो किया है, काश ऐसा आगे आगे आने वाले में हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर होगा। जी हाँ, बस यही एक चीज रहेगी कि ये ओकेजनली ना हो। जी हाँ, जून में भी यही चीज हमने कही थी, आप जून का एनालिसिस हमारा उठा कर देखिएगा उस वक्त का, तब भी हमने यही चीज कही थी। और आप जाकर जून के बाद ऐसी क्लिनिकल चेस हमें देखने को मिला है, लेकिन बीच में आप देखिए वो आपसे छुपा नहीं है। यही दिक्कत है कि ऐसा नहीं है कि ये चेस बहुत अच्छा चेस हुआ है, लेकिन ये ओकेजनली क्यों आ रहा है, इस चीज को ठीक करने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि इसके बाद ना आप गए और वहां पर पूरी तरह से बिखर गई टीम, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो आज की अगर बात कर लें वापस से इस मैच में अगर आ जाए, अब या हम कंसर्न आपको बता दिए कि ऐसा नहीं है कि अब सब चीजें ठीक हो गई है, ये पर्दा आप अपने आंखों से हटाएं तो बेहतर जरूर होगा। अब इस मैच की बात करते हैं यार, अर्जुन को कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 मैचेस यहाँ पर मिले, लेकिन तीनों में से एक मैच में उन्होंने इंप्रेस जरूर किया, लेकिन उसके बाद 2 मौके मैं कहूंगा उन्होंने मौके गवा दिए, मौके उनके पास पूरी तरह से थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब बैटिंग के बारे में आप ज्यादा जानते हैं मेरे से, लेकिन ये बहुत सही है कि अर्जुन ने मौके गवाए तो जरूर, इतना जरूर है। क्यों? क्योंकि ऐसा आउट देखने को नहीं मिला कि चलिए हाँ बहुत कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया हो, इधर की बॉल उधर चली गई, दूसरे मैच में खराब शॉट, बस इस मैच में अच्छी बॉल थी लेकिन आप स्लीप कर सकते थे। बिल्कुल, और जो हो सकता है कि एक बैट्समैन जो कर सकता है वही आपको करना था इस मैच में भी। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो बैट्समैन के भैया हक में ही नहीं था, बॉल इधर डाली उधर घुस गई, ऐसा तो नहीं था। लेकिन चलिए उम्मीद करेंगे कि अब इतना, हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मैं वापस से वो लाइन दोहराऊंगा जो मैं 100 बार दोहरा चुका हूँ टेस्ट मैच में, टेस्ट टीम प्लेयर्स को जो कहते हैं कि अभी रखो, धैर्य रखो, शांत रहो, वक्त दो। नहीं भैया, एसोसिएट के पास इतना वक्त नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खत्म, टॉप 5 से बाहर, तो ओडीआई स्टेटस भी छिन जाएगा। बिल्कुल, ये रियलिटी चेक है और ये जानते होंगे आप बेहतर तरीके से कि
फुल मेंबर्स के साथ कंपेयर बिल्कुल हटा दीजिए, फुल मेंबर्स को कुछ नहीं करना है, वो अगले 50 मैच भी हार जाए उसे ना कोई फुल मेंबरशिप छीन सकता है, ना उसमें उनसे स्पॉन्सरशिप छीनेंगे, ना उनसे कुछ होने वाला है। उसके स्पॉन्सर भी ऐसे रहेंगे, उनके पास ब्रॉडकास्टर भी हजारों रहेंगे, उनके पास उनसे कुछ नहीं छीनने वाला, ना उनके फैंस कहीं जा रहे हैं। आप देखिए जिम्बाब्वे एक वक्त पूरी लड़खड़ा गई थी, अब देखिए उनके फैंस वर्ल्ड कप में स्टेडियम भर रहे हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पर आई है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। फुल मेंबर्स को आप छोड़ दीजिए, एसोसिएट्स के पास वक्त बहुत कम होता है इस लिहाज से, ये आप डिसएडवांटेज कह लीजिए कि किसी को 50 इनिंग दे दो, थोड़ा वक्त लगेगा, सीखेगा नहीं, आपको जो मौके मिल रहे हैं आपको उसी में बनाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। 5 में से आप 2 में चले, 3 में फ्लॉप हुए, नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, उसको अब इतना भी नहीं कि 5 में चलिए, 10 में आप 3 में चल रहे हैं, ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा भाई, क्योंकि इतना मौका तो है नहीं, क्योंकि कुशल पुर्तल को ओपनिंग से हटाया कि वहां पर कुछ स्टेबिलिटी मिले, एक मैच में मिली, 2 में नहीं मिलेगी, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये कंसर्न अपने आप में जरूर है। और उसके बाद आसिफ की इनिंग की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट ओडीआई इनिंग उनके बल्ले से आई, दोनों मैच में फ्लॉप हुए, सेकंड मैच में शॉर्ट बॉल के शिकार हुए, लेकिन इस मैच में अच्छी वापसी उन्होंने की, लास्ट में थोड़ा बहुत रोहित और दीपेंद्र थोड़ा गुस्सा हो रहे होंगे, क्या यार हमें रन आउट करा दिया, और दीपेंद्र को तो डायमंड टच पे ही हो गए वो, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक इतनी जबरदस्त इनिंग खेली कि मैच वहां पर लगभग नेपाल के लिए खत्म हो गया था। सेकंड हाईएस्ट ओडीआई इनिंग आसिफ की तरफ से कैसे रहा आपको? वाकई कमाल की इनिंग रही है, 119 बॉलों में 88 रन बनाए उन्होंने, जबरदस्त इनिंग रही है। वो प्लेयर है ही ऐसे, वो इसी कैलिबर के प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर में प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, कहना होगा बहुत ही अच्छे हैं, प्लेयरों में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस इंटेंट की कमी नजर आती है, टिकने की, भूख की, वही कमी आती है। और एक और चीज है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटिंग करनी, नहीं ये तो खैर जो ओकेजनली दिखता है, ये सभी में है, अर्जुन से लेकर सीधा नीचे तक एकदम, बिल्कुल ये तो खैर कमी है। वो रन रेट के हिसाब से तो आज हो गया, चलिए जून के बाद अब हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, ये हमें रेयर देखने को मिलता है, काश ये हमें रोजमर्रा में देखने को मिल जाए, उम्मीद करेंगे चलिए आगे ऐसा हो, लेकिन उम्मीद कमी है। लेकिन आसिफ शेख की जो इनिंग रही है वाकई कमाल की है, वो 30-40 भी मारते हैं, इसी खूबसूरती के साथ खेलते हैं, और 80 रन की पारी खेली है उसी खूबसूरती के साथ खेली है, बाकी इंटेंट है, प्रॉपर शॉट है, शॉट सिलेक्शन है, ज्यादा कोई वो नहीं कि हाँ हवा में खेलना, उल्टे सीधे शॉट खेलना, ये तो उनके डिक्शनरी में आता ही नहीं है। एकदम प्रॉपर क्रिकेट कवर ड्राइव, पॉइंट की तरफ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, वी में खेलना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा आता है। जो एक प्रॉपर क्रिकेटर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो खेलते हैं वो उनका गेम। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला की, जब अर्जुन साहब आउट हुए तो उसके बाद चीज़ें बहुत स्लो जा रही थी, बहुत ही स्लो, मेरे ख्याल से 14-15 ओवर में 35 से 40 करीब रन होंगे और 1 विकेट था। आप सोचिए, आप 170 करीब चेस कर रहे हैं, 177 करीब चेस कर रहे हैं, और 15 ओवर में आप सिर्फ 40 रन बनाए हैं बोर्ड पर। ये दर्शाता है कि आपको रिक्वायरमेंट से खेलने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ओकेशनली नहीं, रेगुलरिटी पे। वहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला आए और उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट से अपनी इनिंग की शुरुआत की, 1-2 छक्के लगाने की कोशिश की, बाउंड्रीज निकाले, कुछ रन निकाले, और स्ट्राइक रेट इतना तेजी से उन्होंने बढ़ा कि वहां पर जैसे जैसे रन बनता चला गया, यूएई के कप्तान और यूएई के बॉलर्स गलतियां करते चले गए, जो ज्ञानेंद्र मल्ला ने अपने फोर्सफुली बेहतरीन तेज स्ट्राइक रेट वाली इनिंग से कहीं ना कहीं करवाने पे यूएई के बॉलर्स को मजबूर कर दिया। वाकई बहुत शायद कह रहे हैं, आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप अगर ऐसे नहीं खेलेंगे तो क्या कौन खेलेगा, डेब्यूटेंट खेलेगा? नहीं, आप ही को करना होगा। और ये झलक पिछले मैच में भी दिखी थी, जब रन आउट हो गए थे, हमने कहा भी था एनालिसिस। बिल्कुल, 64 रन 73 बॉलों में बहुत तेज खेले, और आपने बिल्कुल सही कहा, रन रेट को जिस तरीके से इन्होंने ऊपर किया, आसिफ शेख को मोराल मिला, बूस्ट मिला कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी मार सकता हूं, ये ज्ञानेंद्र मल्ला ने दिखाया अपनी इनिंग में। और पिछले मैच में भी कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। इस मैच में क्लिनिकल इनिंग रही है उनकी, वाकई बहुत शानदार रही है। सीधी बॉल पे थोड़ा सा रॉन्ग लाइन कहना होगा कि सामने की तरफ लेकिन नहीं खेल सकते थे, लेकिन था वो बॉल एकदम सही, मिस हो गया, और उनके बैट पे एलडब्ल्यू, लेकिन इनिंग वाकई क्लास इनिंग रही है, बहुत अच्छी इनिंग रही है। इसमें कोई दरार नहीं है, बस इसे आप कंसिस्टेंसी पे रहेंगे। हम तो वही लगातार कहते हैं, कितनी वीडियो में कह चुके हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी पे इसे रखेंगे, कंसिस्टेंसी मेरा मतलब नहीं हर मैच में 64 मारे आप, लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा कि रेशियो 10 में से 7 हो तो बेहतर होगा। बस आप कंसिस्टेंसी रखें तो कोई मतलब ही नहीं है आपसे, आप जिस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, टीम में जगह तो आपकी सबसे पहले बनेगी, लेकिन इसे कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, क्योंकि अब आप उस दौर पे आ गए हैं कि नाम के दौर पे नहीं, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब आप उस दौर में हैं कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि ज्ञानेंद्र मल्ला को थोड़ा वक्त दो, नहीं, वो वक्त तो चला गया। आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, सीनियर प्लेयर है, आपको इतने वक्त की जरूरत पड़ेगी नहीं, कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। एंड मैं इसे जोक नोट पे कहना चाहूंगा, कोई सीरियसली मत लीजिएगा, रोहित खुड़ैल भाई, आप किसकी शक्ल देख के उठ रहे हैं? सेकंड ओडीआई, तीसरे ओडीआई में, दूसरे में अंपायर ने गलत आउट दे दिया, और इसमें वो रन आउट हो गए, डायरेक्ट हिट लग गया। तो दोनों बार वो कैसे गए कि अबे हटा यार, मैं खेल ही नहीं पाया। नहीं,
क्या कहेंगे? बिल्कुल ये होता ही है, क्रिकेट में तो ये सब होता है। फ्रस्ट्रेटेड आउट हुए बहुत ज्यादा, दोनों बार ऐसा हुआ है। अच्छी क्योंकि इनिंग उन्हें भी खेलने की जरूरत है, वो भी चाहते हैं, दिल से चाहते होंगे कि भाई मैं जरा खेलूं, मैं भी जरा पिच पे रहूं, वक्त बिताऊं, जितना भी, चाहे 2 बॉलें मिले चाहे 200 बॉलें मिले, मुझे पिच पे रहना है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो जरूर उनके अंदर वो एक रहेगा कि जल्दी से अगला मैच आए, जल्दी अगला मैच आए, मैं पिच पे उतरूं, मुझे टिकना है, ये जरूर रहेगा। क्योंकि वो बहुत क्लास बैट्समैन है। बैट्समैन के मन में हमेशा ये रहता है, पिच पे मैं पिच से वापस क्यों आ रहा हूं, मैं पिच पे रुक क्यों नहीं रहा हूं, ये दिल में हलचल वो रहती है बैट्समैन से। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूंगा जो आप ही के डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। 177 यूएई चेस क्यों नहीं कर पाया बॉलर्स? डिफेंड क्यों नहीं कर पाया? सॉरी नहीं, बिल्कुल देखिए, यहाँ तो क्या कहना होगा कि क्या कमी लगी आपको? बिल्कुल नहीं, जरूर बॉलिंग से मैंने सेकंड फेज में स्पिनर्स कहीं ना कहीं जरूर इफेक्टिव नहीं हुए, इतना जरूर कहना होगा। अयान खान से जो हेल्प मिली, 10 ओवर में 22 रन उन्होंने तकरीबन 27 रन दिए और 3 मेडल भी, पर आपको विकेट्स की जरूरत थी जी, विकेट्स की तलाश थी। आपने वो एक कहना होगा कि शायद कप्तान की तरफ से या बॉलर्स की तरफ से वो फील्ड प्लेसमेंट या वो एक प्लान किसी बैट्समैन के खिलाफ आप हार मान गए हैं, इतना जरूर था जी। ये मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शायद जब टंगा बोर्ड पे 176 तो बॉलर्स लोग सब समझ गए, ओ अच्छा चलो कोशिश ही कर सकते हैं हम, अपनी तरफ से फोर्सफुली हम नहीं लगाएंगे। ये इंटेंट रहा था बॉलर्स का, इतना जरूर। फील्डिंग प्लेसमेंट खराब तो थी यार, ये क्लियर है, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बॉलर्स की तरफ से भी रहा होगा कि यार अच्छा चलो लगा लो ना, हाँ इधर कर लो, इसको पॉइंट से हटा दो, लेकिन नहीं, थोड़ा वो इंटेंट जबरदस्ती वाला, थोड़ा प्रेशर वाला, नहीं यार मुझे रन नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेके दिखाओ ना मेरी बॉलिंग में रन, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया है। और सामने आज जो बैटिंग देखने को मिली है आसिफ और ज्ञानेंद्र की, प्योर क्लास है। जब मैंने आपसे बार कहा है आप सभी से, टॉप ऑर्डर चलेगा तो सामने वाले बॉलर्स के पास कम ही जवाब होता है कि वो अब कुछ कर पाए, कुछ उनके पास प्लान्स वो होता ही नहीं। बिल्कुल। और वो बात और है कि आसिफ जब 1 या 2 रन पे थे तब बहुत ही आसान सी कैच जो है वो कहीं ना कहीं 30 यार्ड में रोहन मुस्तफा और मेरे ख्याल से बासिल हमीद थे, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कैच गिर गए और दोनों ही आपस में लड़ाई करने वहां पर लग गए। और वो कैच बहुत भारी जरूर पड़ा है, क्योंकि वहां पर अगर आप आसिफ का विकेट लेते तो मोमेंटम कुछ और हो सकता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नेपाल हार जाता, लेकिन कुछ और मोमेंटम डेफिनेटली प्रेशर में जरूर आता, 30-32 पे 2 हो जाते और वो प्लेयर आउट हो जाते जिसने 88 मारे, तो कहीं ना कहीं 86 रन आपने ज्यादा दे दिए प्लेयर को, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है। तो फील्ड में बॉडी लैंग्वेज और पुअर फील्डिंग प्लेसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं जो यूए के बॉलर्स हैं, जो यूए टीम है, वो इसे डिफेंड करने में कहीं ना कहीं नाम, और डिफेंड में थोड़ा टक्कर भी होती, थोड़ी फाइट होती, वो तक देखने को नहीं मिली। वही दर्शाता था कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से किल कर दिया गया था, और उस किल की शुरुआत जो की थी वो ज्ञानेंद्र बल्ला ने आकर की थी अपनी तेज तरह से, जब वो तेज स्ट्राइकर से रन खेलने लगे और स्कोर को दूर लेके चले जाते रहे। तो यूए के लिए एक जबरदस्त सेटबैक है, क्योंकि पहला मैच इतने धमाकेदार तरीके से जीतने के बाद दोनों मैचों में जबरदस्त नेपाल ने यहाँ पर वापसी करी है। बहुत सारे कुछ कंसर्न नेपाल के लिए भी रहे हैं, यूए के लिए भी बहुत सारे कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न की कप्तानी है, इनके बल्ले से एंड रन्स निकल नहीं रहे। लास्ट रिजवान के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हम और डेली क्रिकेट भी मानता है, इनके सपोर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है जी, हम तो अहमदाबाद के साथ ही थे। बिल्कुल, ये कप्तान बेफिजूल और बेवजह का चेंज किया गया है। किसने किया है? एक बार सामने आके बोल भी तो नहीं रहे कि मैंने किया था चेंज, तब हम नाम भी ले सकते हैं कि आपका बड़ा घटिया था, लेकिन अभी नाम नहीं ले सकते, मालूम नहीं है, इसलिए पता नहीं किसका डिसीजन रहा होगा, तो रहने दीजिए, टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शायद शुरू ऐसे लगता है कि रॉबिन सिंह सर का इसमें हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें डिसीजन उन्होंने जब आए थे तब भी उन्होंने लिया था। खैर ओवरऑल तो यूएई के लिए जबरदस्त सेटबैक है कि वो बहुत मिस आउट करेंगे। पहला मैच हारने के बाद दोनों मैच हारकर सीरीज जीत गया, और नेपाल के लिए बहुत ही जबरदस्त। अगर आप सीरीज की बात करें, बाकी सब छोड़ दें, सीरीज की बात करें तो कहीं ना कहीं मेमोरेबल विन रहा है, क्योंकि टीम में यहाँ पे जीता, और पहली बार पिछले 1-1.5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लगातार ओडीआई मैचेस नेपाल ने यहाँ पर जीते हैं। आसिफ ने सेकंड हाईएस्ट स्कोर अपना ओडीआई में किया, 1-0 से पिछड़ने के बाद वापसी की, कहीं ना कहीं 2019 वाले को रिपीट किया, और एक जबरदस्त कांग्रेचुलेशंस पूरी नेपाल क्रिकेट टीम को, नेपाल क्रिकेट फैंस को, कि आपने 2-1 से इस सीरीज को जीता है। सारी कंसर्न्स जो हमने आपको बता दी, क्या क्या अभी भी है इस टीम में, वो हमने आपको इस एनालिसिस में समझाने की कोशिश कर दी। उम्मीद है कि उन सब से रोहित काम जरूर करेंगे। इस जीत में ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, इस जीत से ये है कि हम कर सकते हैं, लेकिन ठीक अभी तक हमने किया नहीं। ये इसी के साथ हम इस एनालिसिस को कंक्लूड करना चाहेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग वे से, आपको ये पता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लगातार बने रहिए डेली। हमेशा हमारी बातें आपको हार्श लग सकती है, लेकिन चीजें बिल्कुल सही हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।